डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज 74वां स्वतंत्रता दिवस का बधाई देता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने पटना से मैं यशवंत कुमार दीपक बीपीएससी एवं यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु जो एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है लेकर आया हूँ। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से इस प्रश्न एवं उत्तर को आप समझेंगे। विषय बिंदु है प्रजाति एवं जनजाति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेस एंड ट्राइब। पहले भी हमने रेस की परिभाषा को परिभाषित किया है और ट्राइब के परिभाषा को भी परिभाषित किया है। आज मैं पुनः इन दोनों में अंतर को एक बाय एक करके एक एक बिंदु पर विचार करके इसे बताऊंगा। बताने से पहले दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कई बार यह शॉर्ट नोट्स में पूछा भी गया है। चलिए चलते हैं विषय बिंदु की ओर। रेस क्या है? प्रजाति की परिभाषा। जब प्रश्न इस प्रकार से आता है कि रेस एवं ट्राइब, प्रजाति एवं जनजाति में क्या अंतर है, तो तीन बिंदुओं को लिखना है। तीन बिंदुओं को सिलसिलेवार ढंग से लिखना है। ये तीन बिंदु क्या है दोस्तों? पहले है रेस की परिभाषा। रेस की परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद जनजाति की परिभाषा लिखेंगे, जनजाति की विशेषता लिखेंगे। साथ ही साथ जनजाति और अनुसूचित जनजाति का भी उसमें विश्लेषण करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा दोनों के बीच दोनों के विशेषताओं के आधार पर दोनों के बीच क्या अंतर है। उन चीज़ों, ये तीन पॉइंट पर विशेष रूप से देखा जाएगा। पहला, प्रजाति की परिभाषा। प्रजाति के विषय में पहले भी कहा था, मैं पुनः आज परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। आनुवंशिक गुणों पर आधारित एक निश्चित समान शारीरिक लक्षण वाले विशाल जनसमूह को एक प्रजाति के अंतर्गत माना जाता है और ये शारीरिक लक्षण आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिलक्षित होते रहते हैं। मैंने बोला दोस्तों, आनुवंशिक गुणों पर आधारित समान शारीरिक लक्षण। ये जो समान शारीरिक लक्षण अथवा विशेष शारीरिक लक्षण है, ये आनुवंशिक गुणों पर आधारित होते हैं और उसके आने वाली पीढ़ी में परिलक्षित होते रहते हैं। पूरे विश्व के प्रजाति को तीन भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्राइड। कॉकेसाइड प्रजाति का जो शारीरिक विशेषता है, जो शारीरिक लक्षण है, वह किस प्रकार का है? मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, कॉकेसाइड प्रजाति की चमड़ी जो है, स्किन जो है, एकदम गोरी होती है। फेशियल विशेषता क्या होता है उसका? नाक एकदम नुकीला होता है, ओठ पतले होते हैं, ठुड्डी निकली हुई होती है, आंखें भूरी होती है, नीली होती है, बाल सुनहले रंग का होता है। ये कॉकेसाइड प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो शारीरिक विशेषता भारतीय परिप्रेक्ष्य में किन किन स्थानों पर पाई जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, इन सब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कॉकेसाइड प्रजाति की विशेषता पाई जाती है। दूसरा क्या है दोस्तों? मंगोलाइड। मंगोलाइड विशेषता क्या होती है?
आप नेपाल के लोगों को देखिए, चीन के लोगों को देखिए, उनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो मंगोलाइड प्रजाति की जो विशेषता है वो क्या हुई? चेहरे पर कम बाल, शरीर पर कम बाल, आंख में जो भाव होता है ब्रो, उसमें एपिकेंथिक फोल्ड होता है, पाया जाता है। ठीक है, बाल कैसे होंगे? काले और लंबे होंगे, सीधे, नाकें चपटी होगी, फेस चपटा होगा। ये जो शारीरिक विशेषताएं हैं ये मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आप विशाल जनसमूह को दूर से ही पहचान सकते हैं कि वे किस प्रजाति के हैं। नेपाल देखिए, चाइना देखिए, भूटान के लोगों को देखिए, इन तमाम लोगों में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो लोग हैं उनको देखिए, उन लोगों में क्या है? मंगोलाइड प्रजाति की विशेषता पाई जाती है। तीसरा है निग्राइड। निग्राइड प्रजाति की विशेषता क्या होती है? बाल ऊनी होगा, शरीर का स्किन काला एवं भूरा होगा, ओठ मोटे एवं बाहर निकले हुए होंगे। इस तरह की जो शारीरिक विशेषताएं होगी वह निग्राइड प्रजाति की होगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निग्राइड प्रजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहने वाले होंगे, जनजाति में पाई जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य अफ्रीकन कंट्री में, वहां भी निग्राइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रजाति के विषय में एक महान लेखक हैं क्रोबर महोदय, उनका क्या मानना है? क्रोबर महोदय का मानना है प्रजाति सही रूप में एक जैविकीय अवधारणा है, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है जिसे वंशानुगत शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के विविधता के आधार पर एक पृथक समूह के रूप में पहचाना जा सकता है। आगे आते हैं दोस्तों जनजाति के विषय में। ट्राइब, जनजाति से पहले, एक स्टेप पहले भी एक शब्द है, आदिवासी समूह। आदिवासी समूह के बाद जनजाति आता है। वो सामान्य भाषा है जनजाति, आदिवासी समूह। इसके बाद जनजाति संवैधानिक भाषा है। जब इस संवैधानिक भाषा को संविधान में शेड्यूल्ड कर दिया जाता है तो वह शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाता है, यानी अनुसूचित जनजाति हो जाता है। हम यहाँ पर जनजाति का जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ जनजाति की विशेषता। पीछे वृंद और जनजाति में अंतर पिछले क्लासों में मैंने बताया था, उसमें भी जनजाति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में मैंने लिख भी दिया था और पूर्ण रूप में चर्चा किया था। मैं पुनः चर्चा करता हूँ, चूंकि यहाँ पर प्रजाति एवं जनजाति के बीच अंतर का उल्लेख किया जा रहा है। इसलिए जो जनजाति का विशेषता क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास स्थान। अंतर्विवाही समूह, किसी भी जनजाति को अपने समूह के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। समगोत्रीय विवाह का निषेध, आप जानते हैं, मैंने बताया है। गोत्र को संथाल भाषा में क्या बोलते हैं? पारिश बोलते हैं। 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं और समगोत्रीय विवाह का निषेध है। अगर कोई व्यक्ति मुर्मू गोत्र से है तो मुर्मू में शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी भाषा एवं संस्कृति। संथाल जनजाति की अपनी भाषा और संस्कृति है। भाषा क्या है? 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित है, संथाली भाषा है। लिपि जो है संथाली लिपि है। संथाली भाषा लिपि ओलचिकी है, सॉरी ओलचिकी लिपि है उसका, रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित है। तो जिसकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है तो वो जनजाति की श्रेणी में आएगा। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विद्यमान है, वो क्या है? टोटम संबंधी विश्वास। जनजातियों में टोटम संबंधी विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोटम को हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। टोटम क्या है?
इसको हिंदी में गंध चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। टोटम क्या है? जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के टोटम से हुई है, और ये टोटम कोई जीवित, चेतन, अचेतन, पेड़, पशु, पक्षी कुछ भी हो सकता है। ऐसी धारणा है, उनका विश्वास है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति टोटम से हुई है। इसलिए जनजातीय लोग टोटम के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अगर किसी जनजातीय समूह का टोटम कोई पक्षी है, तो पक्षी अगर आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए, मर जाए, तो उक्त जनजातीय समूह क्या करते हैं? उसका एकदम सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, और वे मानते हैं कि ऐसा कोई विपत्ति उनके ऊपर आन पड़ी होगी या विपत्ति आने वाली होगी, जिसको टोटम ने अपने ऊपर लेकर के उनकी विपत्ति को समाप्त कर दिया गया, उनका रक्षा किया। इतना अटल विश्वास पाया जाता है टोटम के प्रति। चलिए आगे चलते हैं। जनजाति है, अब अनुसूचित जनजाति, ये क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब। मैंने कहा था कि आदिवासी समूह है, इसके बाद जनजाति है, इसके बाद अनुसूचित जनजाति है। तो अनुसूचित जनजाति क्या है? अनुसूचित जनजाति का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 एवं अनुच्छेद 342 से संबंधित है। अब ये क्या चीज है अनुच्छेद 342? इसको थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात एक लोक अधिसूचना द्वारा उक्त जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित एवं निर्देशित करता है। क्लियर है? राष्ट्रपति करता है, जिस राज्य से संबंधित होता है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। क्लियर है? अनुच्छेद 366-25 क्या है? अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या अथवा जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में समझा जाता है। क्लियर है दोस्तों? देखिए क्या है, न्यायपालिका क्या करता है, हमको देखना है थोड़ा सा और एक दो बातों को देखना है। न्यायालय राष्ट्रपति के आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं कर सकती है। यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, पुरुष अथवा महिला कोई भी हो, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जो उसके जनजाति का सदस्य नहीं है, तो इस अवस्था में वह अनुसूचित जनजाति एसटी बना रहेगा, अनुसूचित जनजाति बना रहेगा। उसके अवस्था में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्लियर है दोस्तों? प्रजाति की परिभाषा मैंने देखा, उसको क्लियर किया। जनजाति में क्या विशेषताएं हैं, अनुसूचित जनजाति क्या है, उसका भी थोड़ा सा चर्चा किए। अब ए डिफरेंस बिटवीन रेस एंड ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं रेस में क्या अंतर है, प्रजाति एवं जनजाति में क्या अंतर है। दोनों परिभाषाओं को लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे कहां से? उपरोक्त विवेचनाओं एवं परिभाषाओं के आधार पर प्रजाति एवं जनजाति के बीच निम्नलिखित अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। 2-3 लाइन इस तरह लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जनजाति निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं अथवा पाए जाते हैं, जबकि प्रजाति विश्व के सभी भागों में पाए जा सकते हैं।
किसी भी प्रजाति के प्रजाति सदस्य विश्व के किसी भी भागों में पाए जाते हैं। अब मंगोलाइट प्रजाति को देखिए, मंगोलाइट प्रजाति नेपाल में पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं, भूटान में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, विश्व के किसी भी भागों में पाए जा सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। आगे आइए, जनजाति में विशिष्ट शारीरिक लक्षण का अभाव पाया जाता है, जबकि प्रजाति की पहचान विशिष्ट शारीरिक लक्षण के आधार पर ही होता है। किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण निश्चित शारीरिक लक्षण पर जो अनुवांशिक गुणों पर आधारित है, उसी गुण एवं शारीरिक लक्षण के आधार पर प्रजाति की पहचान होती है। लेकिन जनजातियों में ऐसे विशिष्ट शारीरिक लक्षण का अभाव पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। जनजाति की अपनी भाषा एवं संस्कृति होती है। विशेषता में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अपनी भाषा एवं संस्कृति, जनजातियों की अपनी भाषा एवं संस्कृति होती है। संथाल जनजाति की ओलची की लिपि होती है, संथाली भाषा होती है, संस्कृति है। विवाह को बापला बोलते हैं। बापला का मतलब होता है दो परिवारों का जोड़, दो परिवारों के संबंध, ठीक है। उनकी अपनी संस्कृति होती है। मांझी थान है, जौहर थान है, ये अपनी संस्कृति है उनकी। प्रजाति विश्व के किसी जिस भाग में रहती है उस भाग अथवा क्षेत्र की भाषा एवं संस्कृति का अनुसरण करती है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। जनजातियों में समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है, जबकि प्रजाति में ऐसी संकल्पना का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। जनजाति में टोटम संबंधी विश्वास पाया जाता है, जबकि प्रजाति में भी ऐसी संकल्पना का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। छह नंबर पॉइंट, जनजातियां गोत्र में विभाजित रहती है। पहले भी चर्चा किया हूं, संथाल जनजाति में 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, पारिस पाए जाते हैं, जबकि प्रजातियां जो है जिस क्षेत्र में रहती है वो उस क्षेत्र के अनेक भागों में रहती है, विश्व के अनेक भागों में रहती है और विभिन्न प्रकार के धर्म एवं समुदाय रूप में विभाजित रहती है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। जनजाति को किसी विशेष धर्म से लगाव नहीं रहता है। इस पर थोड़ा बहुत चर्चा करना पड़ेगा। जनजाति को किसी विशेष धर्म से लगाव नहीं होता है। वे अपने प्रकार, अपने आसपास का जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें उपस्थित देवी देवताओं में उनका विश्वास रहता है और उसी की पूजा करते हैं। संथाल जनजाति में जौहर थान होता है। उनके घर के आसपास आम महुआ का एक बगीचा होता है। उनका मानना है कि उनके देवी देवता उसी जगह पर निवास करते हैं, उनको जौहर थान के नाम से जाना जाता है। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 18वीं शताब्दी में अनुसूचित जनजाति का अथवा जनजाति का ईसाईकरण हुआ है। ईसाईकरण होने के कारण वे इस तरह के जो उनके अंदर विश्वास है उसमें कमी आई है और वो चर्च की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरह के संस्कृति का ह्रास हुआ है उनके अंदर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जबकि प्रजाति विश्व के कई भागों में रहती है और विभिन्न धर्मों को मानती है। स्वाभाविक है, कोई मंगोलाइट मुस्लिम हो सकता है, कोई भी मंगोलाइट हिंदू धर्म का अनुयायी हो सकता है,
अब आप नेपाल का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ के जो मंगोलाइट प्रजाति है अधिकांश हिंदू है। चलिए आगे चलते हैं। जनजाति में युवा गृह की संकल्पना पाई जाती है। जनजाति में युवा गृह की संकल्पना पाई जाती है, जबकि प्रजातियों में ऐसी संकल्पना का अभाव पाया जाता है। यहां पर एक शब्द आया है युवा गृह, यूथ डॉर्मेट्री। युवा गृह क्या है? जनजातियों में, मैंने बोला जनजातियों में युवा गृह की संकल्पना पाई जाती है। ये यूथ डॉर्मेट्री क्या है? युवा गृह क्या है? युवा गृह जनजातीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता के रूप में एक अभिन्न अंग है। मुंडा जनजाति में युवा गृह गिटी ओरा के नाम से जाना जाता है। जनजाति के सदस्यों के लिए विवाह के पहले लड़का अथवा लड़की, उसको युवा गृह का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यह जनजातीय समाज की अनुपम विशेषता है एवं उसकी महान संस्कृति है। युवा गृह पर आगे चैप्टर में और भी चर्चा करेंगे। एक अलग चैप्टर है युवा गृह, उस पर बहुत लंबा चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ अंतर के लिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं कि जनजाति में युवा गृह की संकल्पना पाई जाती है। युवा गृह क्या है? जनजातीय समाज की महान सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता के रूप में विद्यमान है, जबकि प्रजातियों में ऐसी संकल्पना का अभाव पाया जाता है। अगर कोई प्रजाति जनजातीय विशेषताओं से युक्त है तो उनमें भी युवा गृह की संकल्पना पाई जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, नागालैंड के जनजातियों में क्या है? युवा गृह की संकल्पना पाई जाती है उनमें, जबकि मंगोलाइट विशेषताएं से वो विशेषता उनमें पाई जाती है। शारीरिक लक्षण मंगोलाइट से मिलता है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष संवैधानिक प्रावधान पाए जाते हैं, जबकि प्रजातियों के लिए ऐसी व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। जनजाति का अपना राजनीतिक संगठन होता है। प्रत्येक जनजाति का गोत्र का मुखिया होता है, समूह का मुखिया होता है, क्षेत्र का मुखिया होता है, संथाल जनजाति में प्रमाणिक होते हैं, मांझी थान होते हैं जहां पर पंचायत लगती है। राजनीतिक संगठन होता है उनका अपना, जिसका काम उस जनजाति के सदस्यों को नियंत्रित करना एवं निर्देशित करना होता है, जबकि प्रजातियों में ऐसी व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संविधान के लागू होने के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक प्रावधान के कारण, पंचायती राज व्यवस्था के कारण इस तरह के राजनीतिक संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अभी ये इस तरह का राजनीतिक संगठन अब नाम का रह गया है, विलुप्तता के कगार पर हो गया है और इसके कुछ बुरा प्रभाव भी समाज पर देखा जाता है। पहले इन राजनीतिक संगठन का, इन जनजातीय राजनीतिक संगठन का प्रभाव काफी प्रभावशाली होता था। सदस्य काफी नियंत्रित होते थे। वे किसी भी प्रकार का विपरीत गतिविधि, समाज के विपरीत गतिविधि करने में काफी संकोच करते थे और डरते थे। उनका व्यवहार काफी नियंत्रित होता रहता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में
जो पहले का उनका राजनीतिक संगठन था कमजोर पड़ गया। बहुत सारे समाजों में उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। सदस्य अनियंत्रित हो गए, उनका व्यवहार अनियंत्रित हो गया, सामाजिक नियंत्रण समाप्त होने लगा, कई प्रकार की कृतियां उनके अंदर जन्म ले लिया। चलिए विशेष चर्चा आगे इस बिंदु पर। अभी हम लोग अंतर की चर्चा कर रहे हैं कि प्रजाति और जनजाति में क्या अंतर है। आगे है, जनजाति में विस्थापन एवं पुनर्वास जैसी समस्या पाई जाती है। जनजातियों में विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी समस्या पाई जाती है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, यह भाग्य की विडंबना है कि जनजातीय जनसंख्या जिस क्षेत्र में निवास करती थी उस क्षेत्र में खनिजों के अपार भंडार पाए गए एवं औद्योगिकरण के कारण उनको उस क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ा। नगरीकरण के कारण भी उनको विस्थापित होना पड़ा। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे उनके क्षेत्र में लग गए, उनको अपने प्राकृतिक आवास से अलग होना पड़ा। उसकी पूरी सामाजिक संरचना नष्ट हो गई। औद्योगिकरण, नगरीकरण और बाजारीकरण ने उसमें जनजातीय समाज में विस्थापन और पुनर्वास जैसी समस्या को जन्म दिया है। आगे आते हैं, जबकि प्रजाति में ऐसी कोई समस्या का अभाव पाया जाता है। जनजाति में सामाजिक आर्थिक संस्तरण का अभाव पाया जाता है। जनजाति में सामाजिक आर्थिक संस्तरण, संस्तरण मतलब तो ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच का भाव। सामाजिक संस्तरण एवं आर्थिक संस्तरण, ये दोनों का अभाव पाया जाता है जनजाति में। जनजातीय समाज में कोई ऊंच और नीच का कोई संकल्पना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। आप जनजातीय क्षेत्र में जाएंगे, आप देखेंगे सभी का घर एक जैसा है, सभी का खान पान एक जैसा है, सभी का रहन सहन एक जैसा है। तो उनके अंदर सामाजिक संस्तरण का अभाव पाया जाता है, ऊंच नीच का अभाव पाया जाता है, छोटे बड़े का अभाव पाया जाता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, समतामूलक समाज होती है, सभी समान होते हैं। लेकिन मुखिया को विशेष आदर और सम्मान दिया जाता है क्योंकि उनका विश्वास पाया जाता है, ये मुखिया उनकी रक्षा करते हैं। ये मुखिया जो है उनके वो देवताओं के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उनमें जनजातीय समाज में मुखिया वंशानुगत होता था पहले, अभी भी होता है, वंशानुगत मुखिया भी होता है। बहुत सारे समाज अभी भी हैं जनजातीय समाज जहां वंशानुगत मुखिया का स्वरूप पाया जाता है और उनका विशेष आदर एवं सम्मान रहता है। और उसकी आदेश की अवहेलना करने का अर्थ है अपने पूर्वजों के आदेश की अवहेलना कर, इसलिए वे मुखिया के आदेश की अवहेलना नहीं करते हैं। तो जनजाति में सामाजिक आर्थिक संस्तरण का अभाव पाया जाता है, आर्थिक संस्तरण का अभाव पाया जाता है। कोई ऊंचा नीचे, कोई गरीब अमीर नहीं है, सभी का खान पान एक जैसा है, कोई ऊंचा नहीं है नीचा नहीं है, सबकी घर एक जैसा है। सामाजिक समरसता पाया जाता है। अगर उनका जीवन आखेट एवं खाद्य संकलन पर आधारित है तो समाज के सभी सदस्य इस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में समान रूप से सहयोग करते हैं। आगे चलते हैं। जबकि प्रजातियों के बीच सामाजिक आर्थिक संस्तरण खूब पाया जाता है। हो सकता है कोई मंगोलाइड प्रजाति के लोग अमेरिका में रह रहे हों, वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हों। नेपाल में रहने वाला अगर कोई मंगोलाइड गरीब है तो यह आर्थिक संस्तरण हुआ, ऊंच नीच, गरीब अमीर का यहां पे प्रभाव देखा जा सकता है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो अंतर पर हम लोग चर्चा किए हैं, डिफरेंस बिटवीन रेस एंड ट्राइब। रेस की परिभाषा, ट्राइब का कॉन्सेप्ट, शेड्यूल ट्राइब का कॉन्सेप्ट, और फिर दोनों के बीच अंतर पर हमने चर्चा किया। लेकिन एक साथ में और भी कुछ बातें हैं जो चर्चा करने के योग्य हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा कर ही लूं। जनजाति एवं संस्कृति संपर्क क्या है? जनजाति तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, 5 विशेषताओं से युक्त है, मैंने भी बताया है। संस्कृति संपर्क क्या है? एक फुल क्वेश्चन पूछ देता है जनजाति एवं संस्कृति संपर्क। संस्कृति संपर्क का मतलब होता है एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के संपर्क में आना। एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के संपर्क में आना। इसमें 4 बिंदु है दोस्तों। ईसाईकरण 1 नंबर में। जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज आए तो ईसाई आया, पादरी लोग आया पहले, आप जानते हैं। और वो क्या किए पादरी लोग आकर के? सुदूर जंगल में एकदम जहां ट्राइब लोग रहते थे वहां चले गए और उन्हें ईसाई बनाना प्रारंभ किया। कुछ सहयोग देकर, कुछ प्रलोभन देकर के, अच्छे सपनों को दिखा करके उसका ईसाईकरण करना प्रारंभ कर दिया। ईसाईकरण पहले आया, इसके बाद आता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, तब बाजारीकरण। उनके क्षेत्र में विशाल खनिज भंडार, महत्वपूर्ण खनिज भंडार पाए जाने के कारण उनके क्षेत्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस दोनों के कारण बाजारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उनको अपने प्राकृतिक निवास स्थान से हटना पड़ा, घर से बेघर हो गए, रोजगार से बेरोजगार हो गए। उनको जो वन पर आर्थिक संसाधन प्राप्त होती थी उनसे वो बेदखल हो गए। वन कानून लाया गया, वन नीति ला गया, वनोपज पर उसका प्राकृतिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति खराब हो गई। बहुत चर्चाएं हैं इस पर, ये फुल क्वेश्चन है, मैं अभी थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि जनजाति की चर्चा हो रही इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। नारी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा पा करके एक बहुत ही नकारात्मक विचार का उद्भव हुआ जनजातियों में। यह नकारात्मक विचार था उसका अपने ही संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव, जिस कारण से जनजातीय संस्कृति का विनाश होने लगा। उसकी महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था युवागिरी का पतन होने लगा। जनजातीय लोग युवागिरी के पतन के कारण वेश्यावृत्ति की ओर उन्मुख हो गए। उनका नैतिक पतन भी हो गया। इससे विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो गए। जनजातीय समस्याएं हैं, उस पर चर्चा होगी, अलग चैप्टर है वो पूरा। स्वतंत्रता पश्चात के बाद क्या हुआ? संवैधानिक प्रावधान हुए। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए ताकि उनका विकास हो सके और समाज एवं देश के मुख्य धारा से वो जुड़ सके। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है दोस्तों। परियोजनाएं, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है और सभी परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्र में निर्मित की जाती है। बांध पहाड़ एवं जंगल पर बनता है जहां पर जनजातीय आवास है, जनजातीय क्षेत्र है। इस वजह से भी उनमें क्या हो रहा है? विस्थापन एवं पुनर्वास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उनको अपने प्राकृतिक आवास से निकाला जा रहा है।
कल तक वो जिस प्राकृतिक वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन का सांस लेते थे, आज औद्योगिक वातावरण में प्रदूषित वायु के कारण विभिन्न प्रकार के रोग से रोगग्रस्त हो गए। पहले वो प्राकृतिक पेय लेते थे, जो चावल से एक शराब बनाई जाती थी, उनमें परंपरागत रूप से उसमें कुछ विटामिन होते थे और वह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं था। लेकिन जब से औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, अंग्रेजी शराब एवं कच्ची शराब का प्रचलन हो गया। आए दिन आप सुनते रहते हैं कच्ची शराब का सेवन होने से उक्त जनजातीय क्षेत्र में इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब परिणाम जो आप देख रहे हैं वो सब औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण की देन है। पहले ऐसा नहीं था, उनका जीवन काफी सुखमय था, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। जितनी आवश्यकताएं थी उतना उत्पादन उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्र से उसको हो जाता था। जिस वन क्षेत्र में जनजातीय लोग निवास करते रहे, वह वन क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता था। लेकिन लकड़ी काट के बेचने की प्रक्रिया जनजातियों में नहीं है। वो सूखी लकड़ियों का उपयोग करते थे, चुनते थे नीचे से टूटे हुए। वनों के अंधाधुंध कटाई ये आधुनिक समाज की देन है। आज पर्यावरणीय स्थिति जो खराब हुई है वो आधुनिक समाज की देन है। इतिहास इस बात का गवाह है, जब से वन नीति लागू हुआ, वन कानून आया, वन का अंधाधुंध कटाई हुआ है, वन का दुरुपयोग हुआ है, नए पौधे लगे नहीं हैं, जिस कारण से प्राकृतिक पर्यावरण असंतुलित हो गया है। इतिहास गवाह है। आप देखेंगे प्रथम वन नीति, वन एवं जनजाति एक अलग पॉइंट है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर देना। पंचायती राज व्यवस्था, मैंने अभी चर्चा किया, संथाल जनजाति के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। संथाल जनजाति में सामाजिक दंड के रूप में बिटलाहा दिया जाता था। उनकी जो अपना पंचायती राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके लिए कठोर दंड है, सामाजिक दंड है, बिटलाहा। काफी डरते थे इससे लोग, कोई भी असामाजिक गतिविधि नहीं करते थे। लेकिन आज पंचायती राज व्यवस्था होने के कारण वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। सामाजिक पकड़, सामाजिक सोच, सामाजिक दबाव ढीला पड़ गया, सदस्य अनियंत्रित हो गए हैं, क्राइम उनके अंदर बढ़ गया है। आधुनिक समाज के जो उनके अंदर जो आधुनिक समाज की जो कुरीति थी उसमें आ गई है। दोस्तों, करते पंचायती राज व्यवस्था से के कारण ऐसा नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था के आने कारण उसमें खाली कुरीति आ गई है। बहुत सारे योजनाएं और परियोजनाओं का विकास भी हुआ, उसमें उसको रोजगार भी मिला है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, ऐसा नहीं सिर्फ नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन सकारात्मक कम है, नकारात्मक प्रभाव अधिक है। उसको पढ़ेंगे। जनजातीय समस्या एक अलग चैप्टर है। वन कानून एवं वन नीति, जनजातीय प्रशासन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुसूची 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजातीय प्रशासन कैसा होना चाहिए, इसका पूरी व्यवस्था पूरा ये है। जनजातीय विकास एवं कल्याण, भारत सरकार जनजातीय विकास एवं कल्याण के लिए कटिबद्ध है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। इस पर विशेष से चर्चा करेंगे, एक अलग चैप्टर है। ये थोड़ा सा चर्चा कर दी। संस्कृति संपर्क है क्या चीज? मुख्य रूप से संस्कृति संपर्क 4 चीजों पर, ईसाईकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण, क्लियर है, नारी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा। ये 4 चीजों के समावेश को ही हम मानते हैं कि संस्कृति संपर्क का ये प्रभाव है।
ये 4 चीज़ें हैं। जनजाति एवं संस्कृति संपर्क पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, धार्मिक स्थिति जो है, पहले इसका चर्चा करेंगे। इसके बाद संस्कृति संपर्क, जो ये 4 बिंदु है, उस पर क्या क्या सिलसिलेवार ढंग से प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा है और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अधिक फ़ायदा होगा। आगे भी आपके लिए बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित जितने भी हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक बाय एक करके प्रत्येक बिंदु का मैं स्पष्ट करूंगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको घर बैठे तैयारी हो जाएगी, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तय बात है। चलिए, इसी शब्दों के साथ आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने वीडियो देखा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।